फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई है हमारे फॉर्मर एयर चीफ मार्शल BS धनोआ की, जो कि एक NDTV के डिफेंस पॉडकास्ट से है। तो यहाँ पर वो 2019 के इंसिडेंट को डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पर विंग कमांडर अभिनंदन के MiG-21 ने F-16 को शूट डाउन किया था और उनका भी एयरक्राफ्ट शूट हो गया था। तो उसमें उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे पास जो प्लेटफॉर्म था हम उससे लड़े, और उस समय जो MiG-21 है ये तेजस से बेटर था। उस समय तेजस के पास सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर नहीं था, BVR मिसाइल्स नहीं थी और फ्लेयर्स तक फायर करने की कैपेबिलिटी नहीं थी। तो ये बात 2019 की हो रही है और LC तेजस 2016 में सर्विस इंडक्ट हुआ था। तो ये तेजस के सर्विस इंडक्शन के 3 साल बाद की बात है। तो यहाँ पर क्लिप्स अवेलेबल है जिसमें देखा जा सकता है कि 2019 से काफी पहले ही LC तेजस फ्लेयर्स भी फायर कर रहा है, डर्बी मिसाइल भी फायर कर रहा है, जो कि एक BVR मिसाइल है। लेकिन एयर चीफ मार्शल उसे BVR कंसिडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये अलग मुद्दा है, क्योंकि उसकी रेंज थोड़ी लिमिटेड है। करीबन 60 किलोमीटर के आसपास की आपको मैक्सिमम रेंज मिलती है IDRB की, जबकि MiG-21 में R-77 मिसाइल थी, जो कि 80 से 90 किलोमीटर तक टारगेट को हिट करने की क्षमता रखती है। बाकी सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर की बात करें तो ये चीज़ एयर चीफ मार्शल बेटर जानते हैं। देखा जाए तो उस समय MiG-21 के पास एक ज़्यादा बेहतर BVR मिसाइल थी, पर रडार कैपेबिलिटी में भी बड़ा डिफरेंस था। कोपियो रडार जो कि MiG-21 बाइसन में लगा है, वो R-77 की फुल कैपेबिलिटी का फायदा नहीं उठा सकता। वहीं पर तेजस के पास एक सुपीरियर रडार था। खैर, ये बात भी लोगों के लिए जानना जरूरी है कि एयरक्राफ्ट सर्विस में इंडक्ट होते ही पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं हो जाता है, स्पेशली अगर एक नए तरीके का एयरक्राफ्ट है। जैसे अगर हम तेजस की बात करें तो LC तेजस जब सर्विस में इंडक्ट किया गया तो पहले तो इंडियन एयरफोर्स के पायलट इस मशीन के लिए ट्रेंड हुए। फिर उसके बाद इस मशीन का क्या पोटेंशियल है इसको समझने में समय लगता है। उसके बाद इस पोटेंशियल को एयरफोर्स कैसे इस्तेमाल कर सकती है इसको समझने में समय लगता है। उसके बाद दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ इसे कैसे ऑपरेट किया जा सकता है उसे समझने में समय लगता है। तो एक सर्विस में इस्तेमाल करते हुए प्लेटफॉर्म को मैच्योर करना एक लंबा प्रोसेस है, और इसलिए जब क्रिटिकल मिशंस होते हैं तो वहाँ पर ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज किया जाता है जिसको लेकर अच्छा खासा एक्सपीरियंस एयरफोर्स के पास हो, जैसे कि Su-30 MKI हो गए और MiG-29 और मिराज जैसे प्लेटफॉर्म हो गए। तो उस समय तेजस नया सर्विस में इंडक्ट हुआ था, तो वो ऑपरेशनल मैच्योरिटी नहीं आई थी। इसमें अच्छा खासा समय लगता है, ये आधे दशक से 1 दशक तक हो सकता है। और फिर जब लोग सवाल पूछते हैं कि रशिया Su-57 को यूक्रेन में उतना इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा जितना दूसरे प्लेटफॉर्म कर रहा है, उसके पीछे भी यही रीजन है। वो प्लेटफॉर्म लिमिटेड नंबर में ही रशियन एयरफोर्स ने हाल में इंडक्ट किए हैं, तो वो ऑपरेशनल मैच्योरिटी उनके साथ नहीं है कि उनको वॉर में डायरेक्टली इस्तेमाल किया जाए। अब धीरे धीरे कुछ ऑपरेशंस में इनका इस्तेमाल जरूर किया जा रहा है, पर उस तरीके से नहीं किया जा रहा जिस तरीके से Su-35 और Su-30 SM फाइटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। खैर, अब वहाँ से हटते हैं और वापस आते हैं एयर चीफ मार्शल के स्टेटमेंट पर। तो एयर चीफ मार्शल ने तेजस पर तो सवाल उठा दिए, लेकिन सवाल एयरफोर्स पर भी उठना चाहिए कि चलिए तेजस बहुत ख़राब एयरक्राफ्ट था उस समय आपके पास, लेकिन बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म को लेकर आपकी तैयारियां कहाँ थी? जब पाकिस्तान A120 AMRAAM के C5 वेरिएंट्स को ले रहा था, तब उनकी इस कैपेबिलिटी को आउट मैच करने में एयरफोर्स की तैयारी क्या थी? आपके द्वारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की डील जरूर करी गई, आप इंडिजिनस BVR मिसाइल अस्त्र मार्क 1 पर काम जरूर कर रहे थे, लेकिन जो इमीडिएट थ्रेट था उसको एड्रेस करने के लिए आपने क्या किया? कौन से अपग्रेड आपने मिराज में, MiG-29 में और Su-30 MKI में किए? मिराज में जो मीका मिसाइल लगी A120 AMRAAM उसे आउटरेंज करती थी, तो कोई आपको सिग्निफिकेंट एडवांटेज मिला नहीं, और उस अपग्रेड का क्या फ़ायदा हुआ इस पर अभी भी सवाल उठता है। बाकी रशियन एयरक्राफ्ट को लेकर भी हम R-77 मिसाइल का इस्तेमाल करते रहे, जिससे बेहतर मिसाइल A120 C5 थी। तो उस समय एयरफोर्स इस थ्रेट को एड्रेस नहीं कर पाई, ऑल्दो प्लान्स प्लेस पर थे। जब हमारे द्वारा S-400 को एक्वायर कर लिया गया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब इनका इस्तेमाल किया गया, हम एक एडवांटेज की पोजीशन में थे, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इमीडिएट थ्रेट को भी एड्रेस किया जाए। तो ये जो उंगली उठाने का एटीट्यूड है ये हमें चेंज करना पड़ेगा। ये बात हम ज़रूर मानते हैं कि जो फैसले होते हैं उसमें खाली एयरफोर्स ही जिम्मेदार नहीं होती है, मिनिस्ट्री लेवल से भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है और बड़ा इन्वॉल्वमेंट वहीं से होता है। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अभी भी अगर हम कैचिंग अप पोजीशन पे रहेंगे तो हमेशा डिसएडवांटेज की पोजीशन में रहेंगे। आज भी BVR का जो इशू है ये हमें एड्रेस करना है। रफाल मीटियोर कैरी करता है जिसकी वजह से हमें एडवांटेज मिलता है, लेकिन अभी उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या यहाँ पर इंटीग्रेशन हुआ है, नहीं हुआ है, ये मिसाइल हमारे पास है या नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में ये मिसाइल आउट ऑफ एक्शन दिखी थी। बाकी बात करें तो अस्त्र मार्क 1 जो है ये भी स्टैंडर्ड नहीं हुई है, खाली Su-30 MKI से फायर कर सकते हैं। बाकी अस्त्र मार्क 2 कब सर्विस में इंडक्ट होना स्टार्ट करेगी इस पर भी सवाल उठा हुआ है। बाकी अस्त्र मार्क 2 हमें
रिक्वायर्ड एडवांटेज दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, इस पर भी सवाल है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इमीडिएट थ्रेट को भी एड्रेस करें। लॉन्ग टर्म हमारा जो गोल है ये आत्मनिर्भर होना चाहिए और वो पैरेलल में चलता है। लेकिन एनिमी के पास अगर अभी हमारे ऊपर एक एडवांटेज है तो उसे एड्रेस करना है। R-37 मिसाइल को अब इंटीग्रेट करने की बात करी जा रही है Su-30 MKI से। ये काम पहले ही हो जाना चाहिए था। बाकी एक पॉजिटिव चीज़ जो हमें यहाँ पर दिख रही है वो ये दिख रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एटीट्यूड है वो काफ़ी बदला है। एक सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद भी हम चीज़ों को सीख कर सुधार कर रहे हैं, लेकिन टाइम की यहाँ पर वैल्यू है। ये काम हमें समय की रिस्पेक्ट करते हुए करना पड़ेगा, क्योंकि एनिमी भी हमारा बैठा नहीं रहेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।